हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम 15 से 17 फरवरी तक की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। चाहे आपका यूपी पुलिस या एसएससी रेलवे का एग्जाम हो या अदर्स एग्जाम हो जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, उनमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है अप्पा साहेब धर्मा अधिकारी। अप्पा साहेब धर्मा अधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि 2022 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सामाजिक कार्यकर्ता अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया जाएगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार राज्य सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार होता है। इस पुरस्कार में 10 लाख रुपए नकद, स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र दिया जाता है। इस पुरस्कार के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा तय की गई कमेटी विजेता का निर्णय लेती है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, यहाँ पर महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार अप्पा साहेब धर्माधिकारी को दिया गया है। बात करते हैं। खादी ग्रामोद्योग 1956 का एक्ट है और यह एमएसएमई मंत्रालय के तहत आता है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है और इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है। उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। फसाई की स्थापना 2006 का एक्ट है और इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। हिमालय याक को फूड एनिमल याक घोषित किया गया है क्योंकि इनकी जनसंख्या लगातार कम हो रही है। ऑक्सफोर्ड ने 2021 में बर्ड ऑफ द ईयर बैक्स को घोषित किया है, जबकि ऑक्सफोर्ड ने 2021 में चिल्ड्रन बर्ड ऑफ द ईयर एनएजीटी को घोषित किया है। मरियम वेबस्टर ने गैस लाइटिंग को 2022 के लिए बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया और इसका प्रयोग मस्तिष्क पर नियंत्रण करने में होता है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें 193 देश हैं और यहाँ के जो महासचिव हैं वह एंटोनियो गुटारेस हैं। भारत की स्थायी प्रतिनिधि वर्तमान में रुचिरा कंबोज हैं। कौन है? भारत की स्थायी प्रतिनिधि वर्तमान में रुचिरा कंबोज हैं। डेविस कप टेनिस 2022 का विजेता कनाडा बना है। ऑस्ट्रेलिया को हटाकर किसे? ऑस्ट्रेलिया को हराकर कनाडा विजेता बन गया है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर हुई थी। तेलंगाना में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, विंग्स इंडिया, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, ऑपरेशन पोलो, टी हब और बतुकम्मा त्योहार, यह सभी पॉइंट तेलंगाना से रिलेटेड पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, तरुणदीप रॉय ने राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब अपने नाम कर लिया है। एशियाई खेल 2010 के रजत पदक विजेता तरुणदीप रॉय ने फाइनल में पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन पार्थ सनलुके को 6-2 से हराया। कितने से? 6-2 से हराया है पार्थ सनलुके को। किसने? तरुणदीप रॉय ने। सुखचैन सिंह ने शूट ऑफ में भारत के नंबर 1 खिलाड़ी अतनु दास को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया है। कौन सा? तीसरा स्थान हासिल किया है। जबकि सीनियर महिला रिकर्व में अंकिता भकत ने मधु बेदवान को 6-4 से हराया है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे याद रखना है, राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट में पुरुष रिकर्व का खिताब तरुणदीप रॉय ने अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, नवीनतम माराथन कंपनी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड है जो कि 12वीं कंपनी है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा यहाँ पर कि भारत में टोटल कितनी माराथन कंपनियां हैं? 12 हैं। कितनी? 12 हैं। लोह इस्पात संयंत्र टिस्को की स्थापना 1907 में होती है और इसका हेडक्वार्टर साकची में है। बोकारो लोह इस्पात संयंत्र झारखंड में है। राउरकेला उड़ीसा में है। भिलाई छत्तीसगढ़ में है और दुर्गापुरा लोह इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में है। पहली शास्त्रीय भाषा तमिल है जो कि 2004 की है। और यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो आपका राइट आंसर होगा तमिल। आपका राइट आंसर होगा तमिल। संविधान में भाषा 8वीं अनुसूची में है, जबकि दल बदल की अनुसूची 10वीं है और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। 21वां संविधान संशोधन के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, जबकि 71वें संविधान संशोधन के तहत नेपाली, मणिपुर, कोंकणी भाषा को जोड़ा गया था। और आप इसे नमक के नाम से भी याद रख सकते हो।
92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, संताली, मैथिली ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थीं 92वें संविधान संशोधन के तहत। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वीरबाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है और मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है और यह 11वीं अनुसूची से भी संबंधित है। पंचायती राज। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और इस दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, देश के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो दोस्तों, नई दिल्ली में राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र का उद्देश्य मेट्रो के बारे में पूर्ण जानकारी देना है। इसे दिल्ली इसे दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो रेलवे स्टेशन पर इसे दिल्ली विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर स्थापित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर इसे स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, हाल ही में किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2023 के लिए चुना गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सुमन गिल। सुमन गिल को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2023 के लिए चुना गया है। बात करते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट। भारतीय बल्लेबाज सुमन गिल को वनडे प्रारूप में लगातार अच्छी पारी खेलने के लिए जनवरी माह का आईसीसी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है, जबकि इंग्लैंड की अंडर 19 कप्तान ग्रेस स्क्रीवंस महिला वर्ग से हैं। यह सम्मान पाने वाली सबसे युवा खिलाड़ी बनी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर था यहाँ पर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2023 के लिए सुमन गिल को चुना गया है। भाषाओं का उल्लेख अनुसूची 8 में है। राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 में है। कैप्टन सुरभि जखमोला प्रोजेक्ट दत्तक से संबंधित हैं और भूटान में यह शामिल हुई थी। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण महाराष्ट्र में किया गया और इसका निर्माण पहाड़ी को काटकर किया गया था और राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। कोणार्क मंदिर गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। भोर का तारा या शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। सूर्य के निकट ग्रह बुध है और एस्टेरॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के मध्य है। मंगल ग्रह के उपग्रह फोर्स और डिमोस हैं। कौन है? फोर्स और डिमोस हैं। हाल ही में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ किया है? इसका उद्घाटन कटक उड़ीसा में किया गया। कटक उड़ीसा में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। द्रौपदी द्रौपदी मयूरभंज से हैं। कहाँ से हैं? मयूरभंज से हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कटक में दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस का उद्घाटन किया है। विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में शुरू हुई थी। कहाँ शुरू हुई थी? विश्व की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में शुरू हुई थी और एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चीन ने शुरू की। किसने? तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किसने शुरू की? तो चीन ने शुरू की। इंडिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन सोनीपत जिंद में इसकी शुरुआत हो रही है, यानी सोनीपत जिंद से शुरू होगी। और पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के मध्य शुरू हुई। कहाँ से हुई थी? पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के मध्य शुरू हुई। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन मैसूर से चेन्नई के मध्य शुरू होगी। कहाँ से शुरू होगी?
दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन मैसूर से चेन्नई के मध्य शुरू होगी। भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन कोयम्बटूर से शिरडी तक शुरू होगी। और भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कोलकाता में हुगली नदी के नीचे इसका शुभारंभ हो रहा है। संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता 2022 में समरकंद उज्बेकिस्तान में हुई थी और संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता 2023 में इंडिया करेगा, यानी इंडिया इसकी अध्यक्षता कर रहा है। सरहुल फेस्टिवल झारखंड का है। दोस्तों, हाल ही में हैदराबाद में आयोजित पहली फार्मूला ई रेस किसने जीती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है जी एरिक बर्गेन ने। जी एरिक बर्गेन ने पहली फार्मूला ई रेस अपने नाम कर ली है। जीन एरिक बर्गेन, टीम डी एस पेंसेक जीन एरिक बर्गेन ने 11 फरवरी 2023 को हैदराबाद में आयोजित पहली फार्मूला ई रेस जीती है। तो किसने जीती है? जी जी एरिक बर्गेन ने फार्मूला ई रेस अपने नाम कर ली है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है और इसके पॉइंट भी याद रखने हैं। जीन एरिक बर्गेन ने अपने नाम यह रेस अपने नाम कर ली है। कौन सी? फार्मूला ई रेस अपने नाम कर ली है। डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में स्थापित किया गया है। कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट ले एयरपोर्ट है। और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन देवी अफगान में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया था। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और सोन नदी भी अमरकंटक की पहाड़ियों से ही निकलती है। और आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मैं भी सुभाष अभियान लद्दाख ने शुरू किया है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस नेशनल पार्क है। कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है। खुबानी का जीआई टैग लद्दाख को मिला है। और राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वर्तमान में। आर वेंकट रमणी जो कि माय न्यायवादी हैं, जो कि भारत का सबसे बड़ा वकील होता है। दोस्तों, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? तो इटली के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। इससे रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। सुदूर गैलेक्सी को देख पाना आज की नई उन्नत उपकरणों से भी असंभव है, लेकिन वैज्ञानिक फिर भी कई पिंडों को अप्रत्यक्ष तरीके से खोजने का प्रयास करते हैं। द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में इटली को सिस्सा के शोधकर्ताओं की टीम ने इस गैलेक्सी को पूरी विशेषताओं की व्याख्या करने में सफलता पाई है। तो दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया था कि किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी को खोज की है? तो इटली के शोधकर्ताओं ने। जब हम इटली कहते हैं तो आपको याद आता है पिज्ज़ा, पास्ता और प्रसिद्ध रोम रोम हमारे दिमाग में आता है। कौन आता है? पिज्ज़ा, पास्ता और प्रसिद्ध रोम हमारे दिमाग में आता है। इटली अपनी कला, संस्कृति, भोजन, सुंदर स्थान और वास्तुकला के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इटली की राजधानी रोम है, जो कि टाइबर नदी के किनारे बसा शहर है। विनय मोहन क्वात्रा विदेश सचिव हैं। अनंत नागेश्वर मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। और सुमन के बैरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। सुमन के बैरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ परमेश्वर अय्यर हैं। और जो इसके हेड होते हैं वह स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। परमेश्वर अय्यर नीति आयोग के सीईओ हैं। और एन के सिंह वित्त आयोग के हेड हैं। शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। माधवीपुरी बुच सेबी की हेड हैं। सोमनाथ इसरो के हेड हैं। समीर कामत डीआरडीओ के हेड हैं। केबी साजी नाबार्ड के हेड हैं। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है इंग्लैंड के खिलाड़ी इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों, पिंडवानी नृत्य छत्तीसगढ़ का है। युवान करेंसी चीन की है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड का है।
लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है और कॉमनवेल्थ की संपादक एनी बेसेंट हैं। कौन है? कॉमनवेल्थ की संपादक एनी बेसेंट थी। लावड़ी और तमाशा लोक नृत्य महाराष्ट्र की हैं। कहाँ की हैं? महाराष्ट्र की हैं। रऊफ नृत्य जम्मू कश्मीर का है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, आर्टिकल 129 में लिखा है। वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। और जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति एक दूसरे को दिलाकर शपथ करते हैं। केसरी और मराठा पत्रिका के संपादक बाल गंगाधर तिलक हैं। कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर आईआईटी गुवाहाटी में स्थापित किया गया है, यानी आईआईटी गुवाहाटी का है। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन लगातार 5वीं बार शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में लगातार 5वीं बार शीर्ष पर रहा है। और फिनलैंड की राजधानी क्या है? हेलेंस्की है। और राष्ट्रपति यहाँ के साउली निस्तु हैं। कौन है? साउली निस्तु हैं। फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिनलैंड को झीलों का देश भी कहा जाता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में लगातार 5वीं बार शीर्ष पर फिनलैंड रहा है। परम गंगा सुपर कंप्यूटर आईआईटी रुड़की में कहाँ पर स्थापित किया गया है? आईआईटी रुड़की का है। और गैरमाथा, भीतरकनिका, सिमलीपाल वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा के हैं, जो कि आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? गैरमाथा, भीतरकनिका और सिमलीपाल, यह सभी उड़ीसा के वन्यजीव अभयारण्य है। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में की गई थी। हाल ही में हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया गया है। तो किसने दिया है? मॉरिशस। हाल ही में हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया गया है। मॉरिशस ने दिया है। किसने दिया है? मॉरिशस को दिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? मॉरिशस। मॉरिशस इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखना है कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड को पहला उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 किसने दिया है? मॉरिशस ने दिया है, जो कि राइट आंसर है। बात करते हैं मॉरिशस से रिलेटेड पॉइंट की। राजधानी पोर्ट लुई है, राजभाषा अंग्रेजी है और यहाँ के निवासी मोरिशियाई कहलाते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए थे और इसका शुभंकर शाहबाज था। अंडर-17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का विजेता स्पेन रहा है, कोलंबिया को हराकर, और इसका शुभंकर ईवा था। क्या था? इसका शुभंकर ईवा था। जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री हैं इटली की। कहाँ की हैं? इटली की हैं। और लेखा महानियंत्रक वर्तमान में भारती दास हैं। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 आशा पारेख को दिया गया है। किसे दिया गया है? आशा पारेख को दिया गया है। CSIR की पहली महिला महानिदेशक नल्ला थम्बी कलाई सैल्वी हैं। UNDP युवा जलवायु चैंपियनशिप प्राजक्ता कोहली ने जीती है, यानी प्राजक्ता कोहली ने अपने नाम कर ली है। पुलित्जर अवार्ड 2022 पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और यह फेहमदा अजीम को दिया गया है 2022 का। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंथिया को दिया गया है। तो दोस्तों आपको याद रखने हैं, आज के प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं और यह प्रश्न तो आपको मिलेंगे ही आगामी एग्जाम में। और दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था कि 52वां दादा साहब फाल्के आशा पारेख को दिया गया, जबकि 51वां किसे दिया गया? रजनीकांत को दिया गया है। 31वां ब्याह सम्मान असगर बजाज को दिया गया। फुटबॉलर ऑफ द ईयर फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार महिला में मनीषा कल्याण को दिया गया है, जबकि पुरुष में सुनील छेत्री को दिया गया है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 एंजेला मर्केल को दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, बॉम्बेला दर्रा, दीपू दर्रा, डोनी पोलो एयरपोर्ट और पहला एक्वा पार्क और पूर्वी शहर की भूति, यह सभी अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? दोबारा से रिपीट करा देते हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, बॉम्बेला दर्रा, दीपू दर्रा, डोनी पोलो एयरपोर्ट और पहला एक्वा पार्क और पूर्वी शहर की भूति, यह सभी अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित हैं। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट तेलंगाना ने शुरू किया है और विश्व का पहला टीका एडवर्ड जेनर ने इसकी खोज की थी।
हाल ही में नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका आयोजन सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास करने के लिए किया गया है। किसके लिए? तो दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत हैं दोस्तों, सारे ऑप्शन ये गलत हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन झारखंड में किया गया और 20 किलोमीटर की यह रेस है। कितने किलोमीटर की? यह 20 किलोमीटर की रेस है। और इसमें पुरुष में विजेता कौन थे? अर्शदीप थे। और महिला में प्रियंका गोस्वामी कौन रही थी? इसमें पुरुष में विजेता कौन थे? अर्शदीप थे। और महिला में प्रियंका गोस्वामी थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था झारखंड। नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन झारखंड में किया गया और इसके विजेता अर्शदीप थे। झारखंड से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। सरोल फेस्टिवल, बेतला, पलामू टाइगर रिजर्व और बोकारो स्टील प्लांट, यह सभी झारखंड में स्थित हैं। संबे शिखर झारखंड में है और जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। और पार्श्वनाथ पहाड़ी भी इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित है। राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का विजेता कौन था? आईटीबीपी बना। कौन बना? राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का विजेता आईटीबीपी बना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वां मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ और पहला स्थान किसका रहा था? इसमें महाराष्ट्र का रहा था। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 5वां था वह भोपाल में हुआ, इसमें पहला स्थान महाराष्ट्र का रहा था और चौथा था वह पंचकुला हरियाणा में हुआ था। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम किस उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है? तो सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को शुरू किया गया है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 4,800 करोड़ की फंडिंग की गई है और इसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्र का विकास करना है। मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई और पीएम विकास परंपरागत शिल्पकार के विकास के लिए शुरू किया गया है। पीएम विकास योजना परंपरागत शिल्पकारों के विकास के लिए शुरू की गई है। पीएम प्रणाम भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए शुरू किया गया। पीएम प्रणाम योजना भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए शुरू की गई। बजट में प्राथमिकताएं कितनी थी? 7 प्राथमिकताएं थी। बजट की कितनी प्राथमिकताएं थी? 7 प्राथमिकताएं थी। श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र मोटे अनाज से संबंध है इसका। किससे? श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र का मोटे अनाज से संबंध है और हैदराबाद में इसे स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में कोयले के अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों खनन प्रहरी ऐप को कोयले के अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। कोयला मंत्रालय ने खनन प्रहरी ऐप को लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य कोयला के अवैध खनन को रोकना है। प्रहरी ऐप सीमा सुरक्षा बल ने शुरू किया है और यू विन पोर्टल गर्भवती महिला को समय पर वैक्सीनेशन देना है। किसका? यू विन पोर्टल का क्या उद्देश्य है? गर्भवती महिला को समय पर वैक्सीनेशन देना है और साथ ही ऐप सेविका है और सेवी की एड माधवी पूरी बुच हैं। ई अमृत ऐप इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना है। नीति आयोग ने इसे शुरू किया है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। वन फैमिली वन आइडेंटिटी उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। किसने? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रहरी ऐप सीमा सुरक्षा बल का है। किसका है? सीमा सुरक्षा बल का है। और यू विन पोर्टल गर्भवती महिलाओं को वैक्सीनेशन देने से संबंधित है। साथ ही ऐप सेवी का है और ई अमृत ऐप इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देना है और इसे नीति आयोग ने शुरू किया है। वन फैमिली वन आइडेंटिटी उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है। हाल ही में चक्रवात गैब्रियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है? तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है कि चक्रवात गैब्रियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया है? न्यूजीलैंड को लिया है। किसे? न्यूजीलैंड को लिया है। न्यूजीलैंड ने चक्रवाती तूफान गैब्रियल के चलते देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। किसकी? नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर था न्यूजीलैंड ने चक्रवात गैब्रियल ने, जो कि चक्रवात गैब्रियल आया कहाँ आया है? न्यूजीलैंड में आया है।
हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा की है? तो 1.78 यानी 1.78 अरब डॉलर। कितने की? 1.78 अरब डॉलर की वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए डॉलर की व्यवस्था की है, यानी इसकी घोषणा की है। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए 1.78 अरब डॉलर की घोषणा की है। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुई थी। और यहाँ की जो हेड हैं वह डेविड मालपास हैं। कौन है? डेविड मालपास हैं। और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। तो दोस्तों एक बार और इसे रिवाइज करा देता हूँ। हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की घोषणा की है? 1.78 अरब डॉलर की घोषणा की है। हाल ही में निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो साइप्रस के। कहाँ के? साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स को चुना गया है। कौन बनाए गए हैं? साइप्रस के नए राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स बनाए गए हैं। साइप्रस की राजधानी निकोसिया है और इसकी मुख्य और राजभाषा ग्रीक और तुर्की हैं। कौन सी हैं? इसकी मुख्य और राजभाषाएं कौन सी हैं? ग्रीक और तुर्की हैं। पूर्व विदेश मंत्री निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स दूसरे और अंतिम दौर के मतदान के बाद 13 फरवरी को साइप्रस के नए राष्ट्रपति चुने गए। कहाँ के? साइप्रस के। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो का शुभारंभ कहाँ किया? बेंगलोर में किया। कहाँ पर किया? बेंगलोर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यानी 13 फरवरी को बेंगलोर में एशिया के सबसे बड़े एयर शो का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। कौन सा? स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय द्वारा हाल ही में नमामि गंगा मिशन 2 को किस अवधि तक लागू करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों 2026 तक नमामि गंगे मिशन 2 को लागू करने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 2026 था, जो कि 2026 तक नमामि गंगे मिशन 2 को लागू करने की घोषणा की गई है। नमामि गंगे मिशन 2 के लिए आवंटन 2026 तक 22,500 करोड़ रुपए का किया गया है। और इसका उद्देश्य गंगा नदी की सफाई करना, वेस्ट मैनेजमेंट, रिवर फ्रंट का प्रबंधन करना और प्रदूषण जल का उपचार करना इसमें शामिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसके पॉइंट याद रखने हैं। तो क्या थे? नमामि गंगे मिशन 2 के लिए आवंटन 2026 तक 22,500 करोड़ रुपए का हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है? गंगा नदी की सफाई करना है। क्या करना है? गंगा नदी की सफाई करना है, बेस्ट मैनेजमेंट करना है, रिवर फ्रंट का प्रबंधन करना है और प्रदूषित जल का उपचार करना भी इसमें शामिल है। जल भागीदार को बढ़ावा देना, कुल मिलाकर क्या है? जल भागीदारी को बढ़ावा देना है। पहला चरण 2014 से 2021 तक हुआ था। जो इसका जो पहला चरण हुआ था वह 2014 से 2021 तक चला था। अब जो दूसरा हुआ है वह दूसरा चरण शुरू वह अब दूसरा जो चरण होगा वह 2026 तक होगा, यानी 2026 तक इसे लागू करने की घोषणा की गई है नमामि गंगे मिशन 2 को। बात करते हैं लंदन टॉप में। टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य 2025 है। सिकल सेल एनीमिया का लक्ष्य 2047 है। और जीरो नेट कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 है। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में हुई थी। दोस्तों गंगेटिक डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव है। कैसा है? राष्ट्रीय जलीय जीव है। और 5 अक्टूबर 2009 को इसे घोषित किया गया था राष्ट्रीय जलीय जीव। और 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाता है। गंगा विलास क्या है? क्रूज सेवा है, जो कि वाराणसी से डिब्रूगढ़ से शुरू हुई। वाराणसी से लेकर डिब्रूगढ़ तक यह शुरू हुई। राष्ट्रीय जलमार्ग वन प्रयागराज से हल्दिया, यह गंगा और हुली नदी पर स्थित है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग जो वन है वह प्रयागराज से हल्दिया तक शुरू है। और यह गंगा और हुली नदी पर स्थित है। और हुगली नदी है गंगा की सहायक नदी है।
टिहरी बांध, बात करते हैं टिहरी बांध की। भागीरथी नदी पर स्थित है और उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा? टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है और यह उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध है। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। कौन सा है? हाथी है। दोस्तों, हर घर जल का लक्ष्य 2024 है। और हर घर जल प्रमाणित वाला जिला कौन सा है? बुरहानपुर है, मध्य प्रदेश का, और राज्य में गोवा है। सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। कहाँ पर? सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है। अंडर 19 महिला T20 का आयोजन साउथ अफ्रीका में किया गया और इसका विजेता इंडिया रहा था। कौन रहा था? इंडिया रहा था। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय दुबई में है और इसके हेड ग्रेग बर्कले हैं। कौन है? ग्रेग बर्कले इसके हेड हैं। दोस्तों, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन दुबई में हुआ है, यानी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। और दुबई विश्व की पहली पेपरलेस सरकार है। 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव को बनाया गया। किसे बनाया गया? सूर्य कुमार यादव को 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। कौन है? रोजर बिन्नी है। वनडे वर्ल्ड कप वनडे वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में होगा। कहाँ होगा? इंडिया में वनडे वर्ल्ड कप 2023 में होगा। दोस्तों, आईसीसी की रैंकिंग में वनडे, T20 और टेस्ट तीनों ही फॉर्मेट में कौन सी टीम को पहली बार पहला स्थान मिला है? तो भारत को मिला है। भारत को आईसीसी की रैंकिंग वनडे, T20 और टेस्ट तीनों फॉर्मेट में पहला स्थान मिला है। आईसीसी T20, वनडे और टेस्ट तीनों तीनों फॉर्मेट में एक साथ इंडिया पहली बार पहले स्थान पर आया है। टेस्ट की बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का संचालन भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य चल रहा है। किसके मध्य चल रहा है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य चल रहा है। तो आपको इसका राइट आंसर था भारत। दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस कब मनाया गया? यह 12 फरवरी को मनाया गया और किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? डार्विन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। हाल ही में सीपी राधाकृष्णन को किस राज्य का नया राज्यपाल बनाया गया? झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। झारखंड का राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को बनाया गया है। हाल ही में किस देश में मूंग मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो तंजानिया में। इसका राइट आंसर है तंजानिया में मूंग मेंढक की नई प्रजाति खोजी गई है। हाल ही में राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ए बी के प्रसाद को राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत की है? कि राजस्थान सरकार ने सभी जो कंपटीशन की परीक्षाएं उनको फ्री कर दिया है। तो दोस्तों, ये थे 15 से लेकर 17 फरवरी तक की करंट अफेयर्स, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे और आपको इसमें से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो कि मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको कैसी क्लास लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।